चैप्टर 7 इंडियन इकोनॉमी। पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमने अकाउंट में टर्मिनोलॉजी सीखी थी, वैसे ही इस चैप्टर में यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स हैं, वो टर्मिनोलॉजी समझेंगे हम पहले। सो फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हर कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट में मीन्स जो लोग जॉब करते हैं तो उनका सेक्टर अलग अलग होगा। जैसे इंडियंस की बात करें तो 49% इंडियंस जो हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, मीन्स खेती करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जापान के भी 49% लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। सो रेशियो जो होगा वो अलग अलग होगा, इसे कहेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनका 90% इनकम टेक्नोलॉजी से आता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 49% इनकम कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से। सो ये हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, कुछ जॉब करते होंगे, कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करते होंगे, जैसे डॉक्टर्स, एडवोकेट, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हर कंट्री में ये रेशियो अलग अलग होता है। हम यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के लिए समझेंगे। सेकेंड इज नेशनल इनकम। The value of all final goods and services in all sectors produced in an economy during a year। अब नेशनल इनकम कैसे कहेंगे कि एक साल में किसी भी एक कंट्री में जितने लोगों ने पैसा कमाया है उन सब का टोटल अमाउंट कितना है, वो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। अब ये रियल क्या है किसी को भी नहीं पता, ये अप्रॉक्स नंबर्स हैं। अब नेशनल इनकम कैसे पता चलेगी? हर एक इंडिविजुअल अपनी इनकम बताएगा, उस इनकम का टोटल करेंगे, वो हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी रियल इनकम नहीं बताते, अपनी इनकम को कम करके बताते हैं ताकि उन्हें टैक्स कम पे करना पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इंडिविजुअल्स अपनी इनकम पूरी नहीं बताएंगे तो नेशनल इनकम पूरी कैसे निकलेगी? या कुछ तो इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनको खुद को नहीं पता होता है कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी इनकम कितनी है ये उन्हें पता नहीं। सो नेशनल इनकम क्या होगा कि किसी भी एक कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेल होता है जिसमें से जो इनकम होती है उसे नेशनल इनकम कहेंगे। थर्ड पॉइंट, बेसिक यूटिलिटीज़, सर्विसेज विच आर प्राइमरी टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक यूटिलिटीज़ ज़रूरी हैं। अब बेसिक यूटिलिटीज़ में क्या आता है? सपोज़ करो किसी हाईवे पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लैंड खाली पड़ी है और वहाँ पर कोई टाउन बनाना है, सिटी बनाना है। सबसे पहले बेसिक क्या चाहिए होगा? वहाँ अगर सिटी कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पर लोग रह पाए, क्या चाहिए होगा? बेसिक वाटर सबसे पहले चाहिए, ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, रोड्स, ये हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं। उसके बाद जो बेसिक में है एजुकेशन है, मेडिकल सर्विसेज हैं, मीन्स एक सिटी को सिटी बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बेसिक यूटिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्साइज। एक्साइज इज़ a one type of tax which is imposed on people and firms of nation at the time of import and export of commodity। जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किसे कहते हैं कि अदर कंट्री के गुड्स जब इंडिया में आते हैं ना तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं, और हमारे गुड्स जब बाहर सेल होने जाते हैं ना तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। सो गुड्स जब इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उस टाइम पर जो टैक्सेस देने पड़ते हैं उसे हम एक्साइज कहते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर भी वाइट यूनिफॉर्म में कस्टम ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। वो कस्टम ऑफिसर्स क्यों खड़े रहते हैं कि बाहर से जो पब्लिक आ रही है वो अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आ रहे हैं, कितना गोल्ड लेकर आ रहे हैं, कोई डायमंड्स लेकर आ रहा है, कोई पैसा लेकर आ रहा है। सो बाहर के प्रोडक्ट्स जो इधर आ रहे हैं उन पर टैक्स लेते हैं। सो इसे कहते हैं एक्साइज। फिफ्थ इज लैंड रेवेन्यू, अ टैक्स ऑन लैंड होल्डिंग
एक टैक्स लिया जाता है। इवन आज हम भी ये टैक्स पे करते हैं, हर एक पर्सन पे करता है। आपने सुना होगा घर का या शॉप का एक टैक्स आता है जिसे कहते हैं म्यूनसिपल टैक्स। ईयरली एक बार पे करना होता है, ईयरली वन टाइम म्यूनसिपैलिटी को जाता है ये टैक्स। और इसके सामने ये हमें सर्विस क्या देते हैं? एक फ्री वाटर सप्लाई देते हैं, ड्रेनेज सप्लाई देते हैं, रोड्स एंड स्ट्रीट क्लीन करने के लिए ये एक्सपेंडिचर करते हैं, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करते हैं। इन सब के सामने हमसे एक टैक्स लिया जाता है जिसे कहते हैं लैंड रेवेन्यू। जिनके पास प्रॉपर्टी होती है उनसे ये लिया जाता है, इसे प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। सिक्स्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम का मीनिंग होता है कि पर पर्सन कितनी इनकम हो रही है। इंडिया का टोटल इनकम जो है, कोई कम कमाता होगा, कोई ज़्यादा कमाता होगा, कोई अनएम्प्लॉयड भी होगा, ज़ीरो इनकम होगी उसकी। लेकिन यहाँ पर इंडिया की जो टोटल इनकम है पूरे इंडिया की एक साल में, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है और वो जो अमाउंट आता है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अगर समझो हमारी इनकम 100 करोड़ है और हमारा पॉपुलेशन भी 100 करोड़ है, 100 करोड़ को 100 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपीज़ पर पर्सन। ये तो 100 करोड़ मैंने आपको बताया। सपोज करो अब इस 100 करोड़ की जगह मैं 1000 करोड़ लिख रहा हूँ तो 1000 करोड़ की इनकम और 100 करोड़ का पॉपुलेशन, 1000 डिवाइड बाय 100, 10 रुपीज़ पर पर्सन। दैट इज़ पर कैपिटा। अब जब 1000 करोड़ इनकम है उसमें किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, किसी ने कम कमाया होगा, किसी की इनकम ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम एवरेज काउंट करते हैं कि एवरेज इनकम पर पर्सन कितनी है, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। 7th पॉइंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पॉलिसी विच फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी। अब इंडस्ट्रीज़, हमारी कंट्री में कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्लॉथ इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या होता है? उस इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। हमने लास्ट चैप्टर मार्केट में भी ये देखा था कि अगर डायमंड इंडस्ट्री है दैट मीन्स डायमंड का काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अहमदाबाद में कम होंगे, सूरत में ज़्यादा होंगे, लेकिन वो एक डायमंड इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी फर्म्स हैं। उनके जो काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना होता है। जैसे वाटर पॉल्यूट होता है इंडस्ट्रीज़ में, आपने देखा होगा फैक्ट्री में वाटर बहुत पॉल्यूट होता है, एयर पॉल्यूट होता है। हर एक इंडस्ट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्री काम करती है। पॉइंट नंबर 8, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या होता है? मिसयूज़ करना, शोषण करना, हिंदी या गुजराती में बोलोगे। द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी फॉर सेल्फिश बेनिफिट्स बाय एन इंडिविजुअल, फर्म और द स्टेट ऑफ द सेम कंट्री और ऑफ अदर कंट्री इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हम अपने रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना क्या होता है? हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं जिसमें वाटर है, फॉरेस्ट है। सबसे ज़्यादा अगर अर्थ पर किसी ने रिसोर्सेज को डैमेज किया है ना तो वो हैं ह्यूमंस। एनिमल्स इतना रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जितना ह्यूमन ने किया है। फॉरेस्ट रिड्यूस होते जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को पॉल्यूट किया है। रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करना या रिसोर्सेज को ख़राब करना, इसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इवन बहुत सारी फैक्ट्रीज़ क्या करते हैं कि फैक्ट्री जो उनकी होगी ना वो किसी रिवर के किनारे पर होगी, नदी के किनारे पर। फिर उनका जो पॉल्यूट वाटर निकलता है या केमिकल निकलता है ना वो इस रिवर में छोड़ देते हैं। आप अगर हमारी साबरमती को देखो तो कितनी पॉल्यूट हो चुकी है। रीज़न, उसमें पॉल्यूट वाटर मिक्स किया जाता है। पहले एक फैक्ट्री ने किया, फिर दूसरे ने किया, ऐसे करके अब बहुत सारों ने कर दिया। अब वो लग ही नहीं रही रिवर है,
सो यहाँ पर क्या होता है, ये हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं। एक तो पहले से ही हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। मैंने आपको बताया कि पूरी वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन हमारे पास है एंड 4% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। ऐसे में हम वाटर को कैसे पॉल्यूट कर सकते हैं? और कुछ लोग करते हैं, यहाँ पर नहीं, बहुत सारी, सिर्फ ये रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन आप देखो गंगा हो या जमुना हो, वो भी पॉल्यूट है क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सो पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई पर्सन कर रहा है, सेल्फिश बेनिफिट के लिए, या कोई फर्म कर रही है, या कोई इंडस्ट्री कर रही है, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। हम घर में इतना सारा फर्नीचर बनवाते हैं, वुड लेकर आते हैं, पैसे देकर लेकर आते हैं, कहाँ से आता है वो वुड? उसके पास ट्री से। सो ट्री काटते होंगे ना वो, इतना सारा वुड का बिजनेस कितना बड़ा है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। सो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इतना सारा फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ट्री काटने पड़ रहे हैं, और ट्री की वजह से हमारा जो बैलेंस है या ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सोशल स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट्स एंड लिंकेजेस अमॉन्ग दिस सेगमेंट इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में इन सब के लिए फॉर्मेशन क्या होगा, मीन्स हम इन सब पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर बन जाएगा। टर्म्स क्लियर हो गए? Short note on ancient India. Indian civilization has emerged from the influence of Aryan and Indus Valley civilization. हाँ, ये जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, ये आप पहले भी रीड कर आए हो हिस्ट्री में, ये मर्ज होकर बना है इन दोनों में से। Indus Valley civilization is also called the Harappan civilization and it influenced the ancient India. The remains of this civilization were first found at Harappa and Mohenjo-daro. In Gujarat, we can find its remain at Lothal and Dholavira. हाँ, ये दोनों जगह हैं जहाँ पर सिविलाइजेशन के, इंडियन सिविलाइजेशन जो पुराना था उसके कुछ प्रूफ अवेलेबल हैं। From this civilization, one can obtain evidences of the beautiful organization, prosperity, wonderful urban planning and development that existed in India. इंडिया पहले भी डेवलप था। पूरे वर्ल्ड का 25% गोल्ड हमारे पास हुआ करता था। ये कब की बात है? ये सब जो ब्रिटिशर्स एंड बाकी के जो सब आए उनसे पहले। सो इंडिया का प्रॉस्पेरिटी पूरी वर्ल्ड में फेमस था उस टाइम पर। India was quite famous for cloth, muslin, jute, indigo, etc. that is produced. With the arrival of the British, India learned tea plantation too. हाँ, इंडिया में पहले टी प्लांटेशन नहीं होता था, टी प्रोडक्शन यहाँ होता ही नहीं था। हमें टी प्रोडक्शन किसने सिखाया? ब्रिटिशर्स ने। एंड आज इंडिया टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में जो टी का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है। हमारे यहाँ टी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडियंस कंज्यूम भी करते हैं टी को, क्योंकि पॉपुलेशन इतना सारा है, सो कंजम्पशन भी बहुत है। Today, India is one of the biggest tea producer and exporter. Thus, before the British rule, India was quite rich in agriculture, industry and civilization. ये अंडरलाइन कर लो, बिफोर ब्रिटिश रूल। Specify the state of industries of ancient India. Ancient India was known as Hindustan in the world. Two great civilizations influenced India. First, Aryan tribe. Second, Indus Valley civilization. Occupation structure. Ancient India was predominantly a agriculture nation. The economy was mainly rural economy. However, some basic industries also existed and the agriculture and the industrial sectors were both prosperous. ओके, इसमें सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन जो है, द इकोनॉमी वाज मेनली रूरल इकोनॉमी। इंडिया में रूरल इकोनॉमी थी। मीन्स रूरल कैसे कहते हैं? रूरल एंड अर्बन। रूरल मीन्स विलेजेस जो होते हैं, छोटे विलेजेस, गांव जिसे कहते हैं। एंड अर्बन मीन्स जो सिटीज़ होते हैं, डेवलप सिटीज़ होते हैं। सो मेनली रूरल इकोनॉमी थी। वो जो विलेज होते थे वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, बेसिक नीड्स सब वहाँ मिल जाती थी।
फूड ग्रेन प्रॉपर अवेलेबल था हमारे पास, मिल्क का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता था, और जो भी नियर बाय में बेसिक नीड्स थी वो उस विलेज के लोकल मार्केट में पूरी हो जाती थी। नीड्स भी बहुत कम थी उस टाइम पर। सो ये एक रूरल इकोनॉमी थी और मोस्टली इनकम सोर्स एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा था। नेक्स्ट, Agriculture. Indian agriculture sector was prosperous and variety of crops were grown. Villages were self-reliant and basic necessities like grains, vegetables, fruits, clothes, shoes, etc. were produced in the village economy, as well as cattle rearing and dairy farming were also undertaken. Thus, village life was happy. ओके, विलेज वर सेल्फ रिलायंट, सेकंड पॉइंट, एंड बेसिक नेसेसिटीज़ के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते थे विलेज में। Industries. According to historian Rai Chaudhary, prior to 19th century, India was a prominent center of some items of manufacturing. India was known for cotton, jute, muslin, wood, idol making, indigo, terracotta, earthenware, etc. Some of these goods were also exported. ओके, उस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप थी वो ये सब इंडस्ट्रीज़ डेवलप थी, और उसमें एक्सपोर्ट भी होती थी, और ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू है? हिस्टोरियन राय चौधरी। National income, economic prosperity. According to historian Angus Madison, India was extremely prosperous with share of 25% of the world wealth during the time of Maurya dynasty. हाँ, पूरी वर्ल्ड में जितना पैसा अवेलेबल था ना उसका 25% सिर्फ इंडिया में था। मीन्स इंडिया कितना रिच रहा होगा उस टाइम पर। During this time, most regions of the geographical area of present India were under one rule. During the Mughal rule, India commanded almost 90% of the wealth of southern Asian region, and high taxes and excess were also generated. ओके, मुग़ल रूल के ड्यूरिंग क्या हुआ था? ऑलमोस्ट 90% जो वेल्थ था साउदर्न एशियन, मीन्स एशिया का जो 90% वेल्थ था ना वो इंडिया में था। पूरी एशिया का 90% एंड पूरी वर्ल्ड का 25% जो प्रॉस्पेरिटी थी वो इंडिया में थी, क्योंकि हाई टैक्सेस थे और एक्साइज भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट, During the rule of Aurangzeb around 1780, the national income of India was 10 crore pounds. अब ये उस टाइम पर है 10 करोड़ पाउंड्स। आज भी 10 करोड़ पाउंड्स बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन उस टाइम पर तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। Actually, the foreigners came to India for her riches only. Thus, the ancient age was a golden age. ओके, वो गोल्डन एज था, बेसिक नीड्स थी, सेल्फ डिपेंडेंट थे, एंड फॉरेनर्स इसी को देखकर इंडिया में अट्रैक्ट हुए आने के लिए। एक बार देख लो, कुछ डाउट है रीड कर लो। है कुछ डाउट? करें आगे कंटिन्यू। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। The East India Company underrated their western goods. French, Dutch, Portuguese and English came to India getting attracted by her riches. India had wealth, riches, scriptures and cohesive social setup. When the British established dominance, our resources were exploited. Poverty increased and the ancient riches of the India started eroding. However, Indian economy also attended the following. Okay, now the East India Company and later the Western rulers फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ एंड इंग्लिश, ये सब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ये कैसे अट्रैक्ट हुए थे? केम टू इंडिया गेटिंग अट्रैक्टेड बाय रिचेस, पैसे को देखकर ये सब आए। और उस टाइम पर क्या हुआ, हमारे कौन से रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज जो इंडिया के थे वो सारे के सारे क्या हुए थे उस टाइम पर? एक्सप्लॉइट हुए थे, एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई, एंड फाइनली क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पर पॉवर्टी इंक्रीज हुई और जो भी रिचनेस था, मीन्स जो भी पैसा था वो सब ये क्या हुआ?
कहाँ ले गए? ये सब लेकर अपने कंट्री ले गए थे, चाहे ब्रिटिश हो या ये सब रूलर जो भी आए थे, फ्रेंच एंड डच। नाउ रेलवेज। ब्रिटिश सेट अप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड विद द फर्स्ट रेल that ran between Boribandar, present day CST, and Thane on 16th of April 1853. By 1947, India had rail network of 53,000 km, benefiting a population of 68 lakhs. अब रेलवे का जो सेटअप हुआ था वो ब्रिटिश टाइम में हुआ था, और फर्स्ट जो ट्रेन चलाई गई थी वो CST और थाने के बीच में थी। और वो डे कौन सा था? डेट आपको याद रखनी है, ये डेट MCQ में आ सकती है, 16 अप्रैल 1853। एंड 1947 तक इंडिया के पास 53,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क था। नाउ रोडवेज। द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड अ गुड लेंथ ऑफ रोड्स इन इंडिया। जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जो रोड्स बनाए थे, रोड्स का जो लेंथ था वो एक लेंदी लेंथ था। बाय द एंड ऑफ 19th century there were a total of 2,78,420 kilometers of roads, which increased to 4,47,105 by 1943, of which 32% were concrete, that means पक्का रोड्स, एंड 68% वर कच्चा रोड्स। अब उस टाइम पर इतने सारे किलोमीटर्स में रोड्स बनाए गए थे, कुछ जो थे वो कंक्रीट से बनाए गए थे और कुछ जो थे वो नॉर्मल रोड्स थे। बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स केम इनटू बीइंग इन इंडिया फ्रॉम 1770, एंड बाय 1946 देयर वर मोर देन 700 बैंक्स इन इंडिया। ये देखो, ये सारे जो नंबर्स बता रहे हैं ना, ये इंडिपेंडेंट के पहले के नंबर्स हैं। 47 तक इतना हो गया, 46 तक ये हो गया। ये सब डेवलपमेंट ब्रिटिश टाइम में हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो डेवलपमेंट किया वो उस टाइम पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग किया। उनको गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना था तो उन्होंने रेलवे स्टार्ट की, उन्हें रोड्स की ज़रूरत थी तो उन्होंने रोड स्टार्ट किए, बैंक्स की ज़रूरत थी तो बैंक स्टार्ट किए। ये ब्रिटिशर्स ने अपने लिए किया था। सोशल स्ट्रक्चर। सर्टेन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस वर एबोलिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हाँ, इसका क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। इन बातों के लिए उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। कौन से? फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ फीमेल। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था उस टाइम पर? क्या होता था ये सती प्रथा? क्या होती थी? हाँ, आग में जलाना। पता है ना, ये रीड करके आए हो ना, ये उन्होंने क्या कर दिया था उस टाइम पर? बैन कर दिया था। सो ये उनकी वजह से बंद हुआ, इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अगर इतना बोलते हैं कि उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया, लेकिन ये सही किया था कि उस टाइम पर वो सती प्रथा जो है वो उन्होंने हटा दी थी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज, द सिस्टम ऑफ जमींदारी and other acts of British. To give an example, after Industrial Revolution in Britain, the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of their textile industry. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हें जिस भी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती थी, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था और वो यहाँ से ले जाते थे। However, if farmers had taken a loan to grow indigo and incurred losses, the British government did not waive off their loans and the farmers started incurring and accumulating debt. अगर फार्मर्स को लॉस भी होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना उनके डेट को कम करती थी, ना उनका लोन जो है वो वेव किया जाता था। वेव करना मीन्स माफ़ कर देना। उनसे पूरे पैसे लिए जाते थे, इंटरेस्ट भी
लिया जाता था। नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू। The East India Company got the rights to collect land revenues from the kings in India, and with that also got the rights to collect land revenue from owners of farming lands. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट्स थे। कौन से राइट्स मिल गए थे उन्हें? कि वो किंग से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। और किंग रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करके देता था? फार्मर से या जो लैंड ऑनर्स होते थे उनसे। The government punished the farmers who failed to give revenues by confiscating their land, by charging fines and so on. Land revenues were as high as half of the produce of farmers. हाँ, ये लैंड रेवेन्यू मीन्स टैक्स हुआ करता था, जिसे लगान कहते हैं हिंदी में। और ये इतना होता था कि उनके प्रोडक्शन का हाफ ले लेते थे। मीन्स पूरा साल मेहनत करके उन्होंने जो प्रोडक्शन किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया है, जो खेती की है उन्होंने, उसका हाफ ये ले जाते थे टैक्सेस में। High rates of taxes. According to Dadabhai Naoroji's calculation in 1876, the rich paid about 80% of the national income as taxes, while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national as taxes. ओके, अब देखो 80%, अबाउट 80% ऑफ द नेशनल इनकम एज टैक्सेस। 80% टैक्स में देते थे जो रिच लोग थे, और पुअर थे वो 15%। और अब क्या हो गया है? अब स्लैब आ गए हैं कि 10%, 20% एंड 30%। मैक्सिमम टैक्स हमारी कंट्री में कितना है? 30। उस टाइम पर रिच कितना पे करते थे और पुअर 15% पे करते थे। मीन्स कितना सारा पैसा टैक्स में जाता था। High rates of excise and customs. High excise was collected on matches, sugar, steel and silver and such all commodities. To protest against the high excise duties on salt, Gandhiji started the salt satyagraha with the Dandi March. High duties up to 15% were imposed on cotton cloth exports from India, so that Indian cotton industry received a setback. Whereas the cotton cloth imports from Manchester in England came to India at much lower import tariffs of only about 2.5%. The British wanted to export India's long stable cotton to England and sell its manufactured cloth in India. यहाँ से क्लोथ जाता था, कॉटन जाता था, और वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ इंडिया आते थे। यहाँ का जो क्लोथ जाता था उस पर हैवी ड्यूटीज़ लगती थी, और वहाँ का जो क्लोथ आता था उस पर बहुत ही कम ड्यूटी लगती थी। यहाँ का क्लोथ एक्सपेंसिव हो जाता था, कॉटन जो यहाँ से जाता था 15% उस पर एक्साइज लगाते थे। सो इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस होता था, बाहर एक्सपोर्ट होता था, वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, क्योंकि टैक्स इतना लगने लगा कि वो कॉस्टली हो गया था। Industrial policy. The period from 1750 to 1830 was a period of industrial revolution. East India Company had by that time started establishing rule in India, and in 1858 the British government established its rule. The development of India's industries was lopsided in character in the sense that only some light and consumer goods industries were started, and no attention was given to the machine manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industries and other basic and key industries. The policy was to send raw materials from India to Britain and sell goods made in Britain to India. उस टाइम पर पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था, और वहाँ पे गुड्स बनकर रेडी होकर इंडिया में सेल होने के लिए आते थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग किया। थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, हैवी इंडस्ट्रीज़, हैवी केमिकल्स, या उस टाइम पर समझा मेडिकल कॉलेजेस या एक्सेट्रा जो भी ज़रूरत थी, उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्हें जहाँ पर ज़रूरत थी वो उन्होंने डेवलपमेंट किया। रेलवे की ज़रूरत थी, रेलवे डेवलप की। रोड्स की ज़रूरत थी तो रोड डेवलप किए। Economic exploitation. In order to benefit their own economy, the East India Company and later the British government adopted policies which exploited Indian resources and promoted British industries. हाँ, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि इंडियन रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते गए और उनका जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है वो डेवलप होता गया। Indian agriculture was also exploited by higher revenue. Exploitation of artisans. The East India Company exploited artisans by obtaining goods from them at up to 15 to 40% lower prices and sold them in the world at higher prices and made higher profits.
After the British government rules, they started selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of India. ओके जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम प्राइसेस में लेते थे और वो यहाँ से बाहर ले जाकर हायर प्राइसेस पर सेल किया जाता था। ये पूरा आप हिस्ट्री रीड करके आए हो, ठीक है, वही है। Investment pattern. The British made only those investments in India which benefited British. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने उतना ही इन्वेस्ट किया, उन्होंने उतना ही इन्वेस्टमेंट किया जितनी उन्हें ज़रूरत थी या जितना उन्हें बेनिफिट हो रहा था। अंडरलाइन कर लो ये पॉइंट। For example, railways and road networks were created to help the movement of raw materials and goods for their industry. उनको इंग्लैंड में जिस जिस के रॉ मटेरियल चाहिए थे उन गुड्स को मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने रोड्स डेवलप किए एंड उन्होंने रेलवे डेवलप किया। They started colleges from medicine and civil engineering in India for their benefit. They did not promote studies in science and technology in India. ये अंडरलाइन कर लो। उस टाइम पर साइंस या टेक्नोलॉजी के कुछ भी कॉलेजेस नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज डेवलप की थी। Thus they made selective investments in India. Finally, when the British left India in 1947, Indian agriculture, industry and trade were devastated. A country which was only once highly prosperous was in poverty. हाँ, एक कंट्री जो पहले बहुत रिच थी एंड लास्ट में पॉवर्टी पर थी, और वो जब 1947 में चले गए तब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। कुछ डाउट है रीड कर लो एक बार। आज इतना ही कंटिन्यू कर दें, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसके।